वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ। देखिए इस चैप्टर में हमको आखिर पढ़ना क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हमको क्लियर करने हैं। तो देखिए हेडिंग से ही आप समझ जाइए, अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई धरती। तो आप कहेंगे धरती बदलती कहाँ है? नहीं, देखिए आप जिस धरती को आज देखते हैं जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं आपके ओशियंस हैं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा से ही हमारी जो अर्थ है वो धरती है वो ऐसी नहीं थी, है ना। आज आप जहाँ पे हिमालय माउंटेन देखते हैं, कभी वहाँ हिमालय माउंटेन नहीं था, वहाँ पे एक ओशियन था जिसको बोलते हैं टैथिस सी, है ना। तो आज जो आप 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, कभी वो 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जो सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। तो लेकिन अर्थ क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अच्छा, किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा ना। और वर्क कैसे होता है? कोई फोर्स लगाओगे, आप बल लगाओगे। तो अवर चेंजिंग अर्थ में हम एक तो ये देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, है ना। और दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो चेंजेस है वो क्यों हो रहे हैं, कौन से फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year। देखिए लिथोस्फीयर क्या था, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। लिथोस्फीयर क्या है? अर्थ की जो अपर लेयर होती है ना, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पतली, ये भी काफ़ी मोटी है, 4-5 किलोमीटर की इसकी मोटाई है ना। तो ये जो लिथोस्फीयर है ना, वो कोई एक सिंगल लेयर नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई है, ब्रेक हुई है, टूटी हुई है ना। और ये जो पार्ट्स हैं ना वो धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं, है ना। इनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है ना, लेकिन होता है। कितना होता है? अराउंड 5 मिलीमीटर इन ईयर। एक साल में ये 5 मिलीमीटर अपने प्लेस से खिसक जाते हैं, है ना, किसी भी साइड जा सकते हैं। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनको अपन प्लेट टेक्टोनिक्स भी बोलते हैं, है ना, टेक्टोनिक प्लेट जो मूवमेंट करती हैं। This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। देखिए जरा क्या होता है, हमारा अर्थ का जो इनर पार्ट है ना, वहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा क्या है? मोल्टन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, है ना। जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, वो पिघले हुए फॉर्म में हैं। तो अब अर्थ की जो प्लेट्स हैं, है ना, अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। एक बात बताइए, नीचे अगर कोई चीज़ मॉल्टन फॉर्म में है और उसके ऊपर अपना सॉलिड अर्थ है, तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ समझ सकते हैं आसानी से कि जो सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ है वो इस मॉल्टन मैग्मा के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है ना, तैर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी भी बताई गई है, इस एक्टिविटी के द्वारा आप आसानी से समझ पाएंगे। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर, एक आपको कलर्ड पेपर लेना है ना। अच्छा, कलर्ड पेपर ही क्यों लेना है? जिससे कि थोड़ा सा वो आसानी से दिख सके। पेपर, कलर्ड पेपर लीजिए, पैलेट एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, है ना। एक बीकर में अपन को डाल दिया है और कितना फिला है? हाफ, आधा पानी से भरा हुआ है। प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट, उसको एक स्टैंड पर रखा और उसको गर्म करेंगे। एज द वाटर बॉम्ब्स अप, जैसे ही पानी गर्म होगा, आपको पता है पानी गर्म होता है तो क्या होता है? उसमें मूवमेंट होने लगता है। यू विल ऑब्जर्व दैट पेपर पील पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर। तो क्या होगा, नीचे से जब हीट उसको मिलेगी तो नीचे जो पानी है वो गर्म हो जाएगा और वो क्या आएगा? ऊपर आएगा। जैसे ही वो ऊपर आएगा तो जो पेपर पैलेट है वो भी उसके वाटर के साथ ऊपर आने की कोशिश करेगा। बट एट द सेम टाइम वो जो पानी जैसे ही ऊपर आएगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा और ठंडा पानी कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। तो उसके साथ वो दोबारा थोड़ा नीचे जाएगा। इस तरह से जो पैलेट है ना, वो उसमें मूवमेंट होता रहता है। तो सेम आप ऑब्जर्व कीजिए, है ना। हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ का बीच में कोर बना हुआ है ना, ये बीच में मैग्मा भरा हुआ है, ये मोल्टन है, बहुत गर्म है, इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। और ये ऊपर आपका लिथोस्फीयर है ना। तो जो मैग्मा है, मोल्टन मैग्मा, उसमें जब मूवमेंट होता है तो अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें भी क्या होता है? मूवमेंट होता है ना। तो आप समझ गए होंगे अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ
the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces and the forces that work on the surface of the earth is called exogenic forces. देखिए हमारी जो अर्थ है वो चेंज तो हो रही है, जैसा कि अभी मैंने इन फोर्सेस के बारे में बताया, जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो मैग्मा के मूवमेंट की वजह से देखिए कोई चीज़ हिलेगी डुलेगी तो फिर उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे, कहीं से वो टूट जाती है ना, कहीं जुड़ जाती है, कहीं दो आपस में दो प्लेट मिलेंगी तो उनके बीच में ज्वाइंट बन जाएगा, कहीं एक ही प्लेट ब्रेक होकर दो प्लेट में डिवाइड हो जाएगी। तो अर्थ में जगह जगह पे चेंजेस हो रहा है, पर दो टाइप से चेंजेस होते हैं। एक तो इनसाइड द अर्थ, मान लीजिए ये जो मैग्मा वाला मैंने एग्जांपल बताया, देखिए इसमें जो चेंजेस होंगे ना वो अर्थ में इनसाइड अंदर की तरफ से होंगे, क्योंकि अंदर की तरफ से फोर्स लग रहा है ना, उसका मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अर्थ में बाहर की तरफ लगते हैं, जैसे पानी, वाटर कहीं किसी जगह से फ्लो करता है तो उस जगह की मिट्टी को बहा के ले जाता है, बहुत लंबे टाइम तक पानी बहता रहेगा, बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा। नदियाँ क्या हैं, रिवर्स आप देखोगे, रिवर्स के दोनों टाइप काफ़ी ऊंची जगह होती है और बीच में रिवर बहती है काफ़ी गहराई में, तो वो कैसे बना है, पानी बह रहा है, कई सालों से बह रहा है, उसकी वजह से वो मिट्टी को इरोजन हो गया ना, अपनी जगह से निकल गई और भी गड्ढा बन गया। तो हवा बहती है तो मिट्टी को अपने साथ एक जगह से उठा के ले जाती है, दूसरी जगह जाके डिपॉजिट कर देती है। तो जो बाहरी फोर्स है ना, बाहर अर्थ के बाहर सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक। एक्सो आने एग्जिट होना, बाहर चले जाना, है ना, उसी से आप रिलेट करो। एक्सो आने बाहर, जेनिक बाहर की तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, जो अंदर की तरफ से लगते हैं, है ना। यहाँ पे अर्थ मूवमेंट्स के बारे में कुछ एक टेबल दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहले अर्थ मूवमेंट को दो टाइप के फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक है एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ में अंदर की तरफ से लगेंगे, दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ में बाहर की तरफ से लगेंगे। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस है ना, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है सडन फोर्सेस और दूसरा है डिस्टोग्राफिक फोर्सेस। देखिए सडन फोर्सेस वो हैं जो बहुत जल्दी कुछ चेंजेस कर देते हैं, है ना, एकदम से। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो शेक करने लगता है, हिलने डुलने लगता है, तो ये अचानक होता है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगे, धीरे धीरे नहीं, एकदम से अर्थ का सरफेस हिलेगा और बहुत कुछ बदल जाएगा। अर्थ पे कई जगह पे बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, है ना, कई जगह पे क्या होता है कि ज़मीन का एक नया माउंटेन, एक आइलैंड बन जाता है समुद्र में, कई बार अर्थक्वेक के बाद ज़मीन का टुकड़ा ऊपर आ जाता है, आइलैंड बन जाता है ना। कई बार कोई आइलैंड है वो ज़मीन के नीचे पानी के अंदर चला जाता है, तो कई बार ज़मीन के बीच में बहुत गहरी खाई बन जाती है। तो इस टाइप के चेंजेस होते हैं, पर ये अचानक होते हैं अर्थक्वेक के केस में। सेकंड है वॉल्केनो। वॉल्केनिक एरप्शन, ऐसा नहीं है कि वॉल्केनिक एरप्शन कई सालों तक चलता है, लेकिन ये काफ़ी फास्ट होता है ना, कुछ ही टाइम में बहुत सारा जो लावा मटेरियल है अर्थ से बाहर निकलेगा और काफ़ी डिस्ट्रप्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और थर्ड है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, आपने देखा होगा, अभी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, उत्तराखंड से आती हैं, जम्मू कश्मीर से आती हैं, कि पहाड़ का एक टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा एकदम से नीचे गिरता है और उससे काफ़ी जान माल का नुकसान होता है ना। तो कोई किसी जगह की मिट्टी अपनी जगह से खिसक जाना बहुत विदिन सेकेंड, तो उसको अपन बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो ये जो है ना सडन फोर्सेज हैं, अचानक ऐसा होता है। अब देखिए डायस्ट्रोफिक फोर्सेज ये क्या होते हैं, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में वर्क करते हैं, जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन। एक माउंटेन कैसे बनता है, अर्थ की दो प्लेट हैं, है ना, अर्थ की दो प्लेट हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं ना, वही 5 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर जो भी है उसका स्पीड है, उस स्पीड से। और जब ये दोनों टकराएंगी आपस में, क्या होगा, जब ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो बीच में से क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जैसे आप एक कॉपी लीजिए और एक कॉपी को दोनों खोल लीजिए, उसको दोनों सिरों से दबाइए तो बीच वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर उठ जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो बीच वाला पार्ट उठ जाता है, माउंटेन बन जाता है। पर ये काम ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाए, इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कई सालों इसमें लग जाते हैं, तो लाखों साल। जैसे हिमालय माउंटेन है, वो कैसे बना है, आपका दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई हैं और आज भी हिमालय ऊंचा होता जा रहा है। अभी भी हिमालय अपना हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, इसकी हाइट और बढ़ने वाली है, पर उसमें क्या है, फिर हज़ारों साल लगेंगे, धीरे धीरे कुछ सेंटीमीटर पर ईयर या कुछ मिलीमीटर पर ईयर उसका डिक्रीमेंट या इंक्रीजमेंट उसमें होता है। ठीक, सेकेंड टाइप का जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या होंगे, जो बाहर की तरफ से लगेंगे, है ना। अब देखिए बाहर की तरफ से लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिखाओ एक मिनट, हाँ, तो बाहर की तरफ से लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, सबसे पहले रिवर, है ना, और उन्होंने बोला है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। देखिए जरा दो चीज़ें होती हैं, मिट्टी
एक जगह से निकलती है और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। जहाँ मिट्टी की अधिकता है ना, जहाँ हाइट है, जहाँ हाइटेड रीजन है, वहाँ से मिट्टी निकलेगी और कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगी, जो निचली जगह है ना, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होती है। इसको अपन सरफेस बैलेंसिंग भी बोलते हैं। जो जगह ऊंची है, मान लीजिए ऐसा है, तो मिट्टी यहाँ से बह के आएगी और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ से बहते बहते ये और ये एक ही लेवल पे पहुँच जाएंगे, सरफेस बैलेंसिंग बोलते हैं ना। तो अच्छा, मिट्टी का निकलना इस माउंटेन से, अगर मान लीजिए यहाँ बहुत तेज़ी से पानी बहता है और पानी के साथ यहाँ की मिट्टी बह के आती है, तो इस मिट्टी के बहने को बोलते हैं इरोजन। ये कई तरह से होता है, पानी से भी होता है, हवा से भी होता है और समुद्र की जो लहरें हैं उनसे भी होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, एक जगह से तो मिट्टी निकलेगी और दूसरी जगह पर जाके वो डिपॉजिट होगी। तो निकलने का प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन है जमा होना। किस किस के द्वारा होगा, रिवर, विंड, सी वेव्स, है ना। इनके बारे में अपन डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में बता ही दिया है मैंने, है ना। कभी सडन मूवमेंट होगा, कभी डायस्ट्रोफिक मूवमेंट होगा, है ना। सडन मूवमेंट के केस में काफ़ी नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, क्योंकि अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, इनसे नुकसान हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, है ना। और जो स्लो फोर्सेस लगने वाला है ना, जो स्लो फोर्स है डायस्ट्रोफिक फोर्स, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है ना। उससे नया नया लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, लेकिन ये इतने धीरे होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड ओरिजिन भी दिया गया है, किसके बारे में, एंडो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, है ना। जेनिक मतलब ओरिजिन, ऐसा फोर्स जो अंदर की तरफ से लगे वो एंडोजेनिक फोर्स हो गया, है ना। एक्सो का मतलब होता है बाहर, है ना, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। तो जो जिसका ओरिजिन कहाँ हो, बाहर की तरफ, अर्थ में बाहर की तरफ लगे सरफेस पे, उसको बोलते हैं अपन एक्सोजेनिक फोर्सेस, है ना। अब देखिए यहाँ पे वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly. वोल्केनो क्या होता है, मान लीजिए अर्थ थी, है ना, अर्थ के नीचे बहुत सारा लावा भरा हुआ है ना। तो अब ये लावा ना जब तक बहुत ज़्यादा गर्म होती है, कुकर में क्या होता है, जब तक अंदर थोड़ा बहुत गर्म होता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक लिमिट जब क्रॉस होती है तो वो सीटी को ऊपर उठा के और वहाँ से बाहर निकलता है प्रेशर। सेम यही है, अर्थ के नीचे भी मॉल्टन लावा है, एक लिमिटेड प्रेशर में है, हीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगी, तो ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, अर्थ की जो लेयर है, इसको उन्होंने यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखिए यहाँ से ब्रेक डाउन किया और यहाँ से एक होल बनाते हुए निकल गए। जब ये होल जब यहाँ से लावा निकलता है तो लावा ऐसे निकलेगा तो ये यहाँ से बहने लगता है ऐसा। ये होल इतना ऊंचा ही नहीं है हमेशा, यहाँ से बहने लगे, जब ये बहता है जैसे ही बाहर आता है तो ये जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये रॉक का फॉर्म लेता है। अब ये देखिए धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। अभी यहाँ जम गया, फिर यहाँ से बहेगा, है ना, फिर यहाँ से बहेगा, है ना, फिर यहाँ से बहेगा। इस तरह से क्या होता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है। तो और ये जो इससे निकलने वाले मटेरियल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, वो हॉट गैसेज होती हैं, है ना, मोल्टेड फॉर्म में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, और ये बाहर आके क्या होते हैं, जम जाते हैं। कई बार ये माउंटेन की शक्ल बना लेते हैं, इस टाइप का जो वोल्केनिक माउंटेन बन जाता है। अच्छा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से लावा निकलता है उसको अपन बोलते हैं क्रेटर। ये जो मुंह होता है ना वोल्केनो का, उसको बोलेंगे क्रेटर, है ना। इसके अलावा ये तो मेन क्रेटर है जहाँ से निकल, उसके अलावा ये अगल बगल से भी यहाँ से थोड़ा बहुत लावा निकलता रहता है, इनको बोलेंगे बेंट। मेन जो उसका माउथ है ना, जहाँ से निकलेगा वो क्रेटर है। अच्छा, इसके अलावा ये छोटी छोटी और नालियाँ टाइप बन जाती हैं, यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा लावा निकलेगा, वो होंगे वेंट। ओके, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, जो मेंटल होती है ना, क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है, और जो क्रस्ट है उनके बीच में बहुत सारा यहाँ से, जहाँ से नीचे से लावा ऊपर आने का लिए ट्राई करता है, उसको बोलेंगे मैग्मा चैम्बर। ठीक। सिमिलरली व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। अब देखिए जरा क्या होता है कि अभी तो उन्होंने हमको बताया है वोल्केनो के बारे में, अब सेकेंड टाइप का जो घटना है वो है आपकी अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, देखिए जरा, वोल्केनिक इरप्शन आप समझे क्यों आए, लावा का प्रेशर इंक्रीज हुआ और उन्होंने अर्थ क्रस्ट को ब्रेक किया और बाहर निकल आया। ठीक। सिमिलरली सेम तरह से व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, अब जब ये जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूवमेंट हो रहा है। मान लीजिए नीचे का प्रेशर इंक्रीज तो हो रहा है ना, लावा के केस में तो क्या हुआ, तो वोल्केनो के केस में क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया यहाँ से,
और ये निकल के आ गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये जो ब्रेक डाउन है ना ये नहीं हो पा रहा है ना, ये वाला जो ब्रेक डाउन है वो हो ही नहीं पा रहा है ना। जैसे यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन ही नहीं हो पा रहा है, ये जो अर्थ की जो लेयर है ना वो नहीं ब्रेक डाउन हो पा रही है ना। ये देखिए यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और लावा नीचे ही रहता है। उस केस में क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो अर्थ की जो क्रस्ट है ना ऊपर वाली ये मूव करने लगेगी किसी भी वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक स्टडी भी दी है, उन्होंने बोला टेक अ कंटेनर, एक आप कंटेनर लीजिए, फिल इट विद वाटर, पानी भर दीजिए एंड क्लोज इट विद अ लिड, और उसके ऊपर कुछ ढक्कन ढक दीजिए। पुट द वाटर टू बॉयल, अब पानी को उबलने दीजिए। नाउ पुट सम पीज स्पून एंड बीट्स ऑन टॉप, अब देखिए वो जो ऊपर ढक्कन है ना उसके ऊपर कुछ मटर के दाने रखने है ना, एक चम्मच रख दीजिए और कुछ चीज़ें ऑन टॉप द लिड। व्हाट डू यू नोटिस, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद एज द वाटर बॉयल द लिड बिगन्स टू शेक, जैसे ही आपका जो वाटर है ना वो बॉयल करने लगेगा ना तो जो ऊपर ढक्कन है ना वो हिलने डुलने लगता है, ठीक। अच्छा, द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड ऑल्सो वाइब्रेट, अब जब वो लिड जो ढक्कन है वो हिलेगा डुलेगा तो उसके ऊपर जो मटेरियल है ना वो वाइब्रेट करेंगे, है ना। वाइब्रेट करना क्या होता है और हिलना डुलने में क्या फ़र्क है। वाइब्रेट करने का मतलब है कोई चीज़ ऐसे ऐसे एक ही जगह पे हिले डुले, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, इसको वाइब्रेट करना बोलते हैं, है ना। तो ऊपर जो भी मटेरियल है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पे ऊपर नीचे होने लगता है। जो आपने स्पून रखी है वो भी हिलने डुलने लगेगी, उसमें से भी साउंड आने लगेगा। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, अर्थक्वेक के केस में क्या हो रहा है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, अर्थ का जो सरफेस है वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि नीचे क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, अच्छा ये जो वाइब्रेशन है ना ऐसा नहीं है एक ही जगह पे रहते हैं, ये पूरी धरती पे पूरी अर्थ पे मूव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते हैं उनका जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाता है। लेकिन जहाँ से जो अर्थक्वेक शुरू होता है ना, जहाँ से ये वाइब्रेशन या मूवमेंट शुरू हो रहा है वहाँ पे इसका असर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो क्या बोल रहे हैं, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, देखिए जिस पर्टिकुलर प्लेस से वाइब्रेशन शुरू होता है हमारी अर्थ में उसको बोलते हैं फोकस। अब देखिए ये जो वाइब्रेशन कहाँ से शुरू होता है, अर्थ में नीचे की तरफ से शुरू होता है, क्यों, क्योंकि लावा का मूवमेंट नीचे ही हो रहा है ना। तो क्रस्ट जहाँ लावा से जुड़ी हुई है वहीं पे इसका वाइब्रेशन होगा, लेकिन नीचे हमको फील नहीं होगा, है ना। जब ये जो वेव्स हैं वो ऊपर आएंगे, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपीसेंटर। देखिए एपीसेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपकी अर्थ है, यहाँ अर्थ में कहीं नीचे यहाँ पे मूवमेंट शुरू हुआ है ना, और तो इसको बोलेंगे फोकस। अब देखिए यहाँ से जो वेव्स यहाँ से हिलना डुलना चालू हुआ है ना, और ये जो वेव्स हैं कहाँ पहुँचेंगी, अर्थ की सरफेस पे पहुँचेंगी। तो ये जो फोकस है, फोकस के जस्ट ऊपर सेम अर्थ के ऊपर जो पॉइंट होगा उसको अपन बोलेंगे एपीसेंटर। क्या बोलेंगे, तो एपीसेंटर कौन सा पॉइंट है, जस्ट अबव द फोकस ऑन द अर्थ, है ना, क्योंकि फोकस तो नीचे होता है ज़मीन में जहाँ से आपका अर्थक्वेक चालू होगा, और एपीसेंटर उस पॉइंट के जस्ट ऊपर अर्थ पे जो पॉइंट होगा उसको अपन बोलेंगे एपीसेंटर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए जरा, वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एज वेव्स greatest damage is usually close to the epicenter and strength of the earthquake decrease away from the center। अब मान लीजिए यहाँ से अगर आपका अर्थक्वेक चालू होता है ना, ये फोकस से, तो जैसे जैसे ये वेव्स दूर जाएंगी, है ना, इनका असर कम होता है। जब वेव्स चारों तरफ जाएंगे, इधर साइड भी जाएंगे, इधर साइड भी जाएंगे, इधर साइड भी जाएंगे, इधर साइड भी जाएंगे, तो ये जो वेव्स का जो इफेक्ट है ना वो ये जो फोकस के जस्ट ऊपर बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि जितनी दूर जाएंगी उतना उनका असर कम होता जाएगा, और जितनी पास रहेंगी ना उतना। तो एपीसेंटर के पास या फोकस के आसपास वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जैसे जैसे दूर जाएंगी वेव्स का असर इतना कम हो जाएगा कि अर्थ उस नॉर्मल वाइब्रेशन को हैंडल कर लेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, लेकिन उसके पास में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए ज़रा, जब यहाँ पे अर्थ शेक करती है तो दो टाइप के वाइब्रेशंस निकलते हैं, है ना, दो तीन टाइप की अलग अलग टाइप की वेव्स निकलती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, एक्चुअली 3 टाइप्स की वेव्स हैं। पहला है पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए जरा, पी वेव्स का मतलब है प्राइमरी वेव्स जिनको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिनको अपन, प्राइमरी वेव्स। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं अभी मैं बता रहा हूँ। सेकेंड है एस वेव्स जिसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी वेव्स, है ना, और थर्ड है आपकी एल वेव्स, है ना, जो कि सबसे इनको बोलेंगे लास्ट वेव्स बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए जरा, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ना उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी वेव्स के बारे में आप एक चीज़ आपको जाननी है, दो टाइप की वेव हो गई, एक हो गई बॉडी वेव्स, एक हो गई सरफेस वेव्स,
है ना। ये और जान लो क्या हो गई, एक हो गई बॉडी वेव और एक हो गई सरफेस वेव, है ना। इसके नाम से आप क्या समझते हो, जैसे मान लीजिए अर्थ है ना, अंदर जो कुछ हो रहा है, अंदर जो वेव्स चल रही हैं उनको बोलेंगे बॉडी वेव्स, और जो वेव सरफेस पे आ गई हैं उनको बोलेंगे सरफेस वेव्स, है ना। जैसे इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स में आपको समझाऊं तो ये अंदर जब तक जो वेव्स हैं इनको बॉडी वेव्स बोलेंगे, और जो वेव्स ऊपर हैं सरफेस पे उनको बोलेंगे सरफेस वेव्स, है ना। तो आपकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स हैं ना वो बॉडी वेव्स हैं, वो अर्थ के अंदर अंदर ही होती हैं, और जो थर्ड टाइप की जो वेव्स रहेंगी वो सरफेस वेव्स रहेंगी जो कि एल वेव्स हैं, है ना। तो पहले अपन देखते हैं पी वेव, है ना, प्राइमरी वेव जो है। तो ये कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने एक स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग में क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा एक स्प्रिंग होता है ना। इस स्प्रिंग में क्या होता है, आप इधर पे एक टुचकी मारिए, इधर पे थोड़ा सा इसको हिलाइए, तो आप देखेंगे कि वो जो मूवमेंट है ना वो यहाँ तक पहुँच जाता है, और हर एक जो पार्ट है स्प्रिंग का वो अपनी प्लेस पे आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है। एक बात बताओ, आपने उसको यहाँ से हिलाया, है ना, और स्प्रिंग यहाँ तक मूवमेंट करती है, जबकि आपने इधर पे कुछ नहीं किया, है ना, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो अपनी जगह से क्या होगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, और ये तो यही है, ये आगे तो जा नहीं रहा, ये अपनी जगह पे आगे जाता है और पीछे जाता है, लेकिन इसका मूवमेंट कहाँ तक पहुँच जाता है, इधर तक पहुँच जाता है। तो एक बात बताइए, जो पार्टिकल है जहाँ पे हमने फोर्स दिया है वो तो सिर्फ अपने प्लेस पे आगे पीछे हो रहा है, पर एनर्जी को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, वो वेव कहाँ जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, वो जो फोर्स है इसके लास्ट तक पहुँच जाता है। तो एक इस टाइप की वेव जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है आगे पीछे, बैक फोर्थ मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन वेव कहाँ ट्रैवल करती है, आगे की डायरेक्शन में। इस टाइप की अपन वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो आपकी जो पी वेव है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं। अच्छा, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वेव्स। अच्छा, पी वेव्स के बारे में एक चीज़ और सुन लीजिए, ये इनको ट्रैवल करने के लिए खास कंडीशन होती है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप के मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, है ना। अच्छा, सेकेंड टाइप की जो वेव्स हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स इसलिए भी बोलते हैं इनको, जो पी वेव्स है ना वो सबसे पहले पहुँचती हैं, है ना, सबसे पहले निकलती हैं, फास्टेस्ट होती हैं, और जो उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो वेव्स पहुँचती हैं ना वो एस वेव है, इसलिए उनका नाम सेकेंडरी वेव भी रख दिया। एस वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स का क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए एक आपने एक धागा बांध दिया, एक धागा अगर आपने कभी खेला हो, ये मैं एक धागा बांध दिया, इस धागे को यहाँ पे ऐसे टच करते हैं तो ये धागा क्या होता है, अपने प्लेस पे अप एंड डाउन होता है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे टुचकी मारेंगे और यहाँ पे भी धागा हिलेगा, आप यहाँ पे टच किया धागे में और धागे में मूवमेंट यहाँ भी आएगा, तो ये कैसे होता है, ये अपने प्लेस पे अप डाउन हुआ, ऐसा मूवमेंट होता है ना। इसका हर एक पार्टिकल ना अपने प्लेस पे अप डाउन होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अपने प्लेस पे अप डाउन होता है, ये भी अपने प्लेस पे अप डाउन हो रहा है, लेकिन वेव कहाँ बढ़ रही है, इधर। स्प्रिंग वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले केस में ये पार्टिकल्स इधर इधर हो रहे थे और वेव इधर आगे बढ़ रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वो अप डाउन हो रहे हैं अपने प्लेस पे, लेकिन वेव कहाँ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है। इस टाइप की वेव जो होती हैं वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो भी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपना सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप 9th-10th क्लास में साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। सिर्फ याद रखिए कि 3 टाइप की वेव अर्थक्वेक में निकलती हैं, पी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, एस वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, और थर्ड टाइप की जो वेव है एल वेव्स और सरफेस वेव जिनको बोलते हैं। सरफेस वेव्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये सबसे स्लो मूवमेंट करती हैं। एल वेव्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्लो, इनकी स्पीड बहुत कम होती है ना, और सबसे लास्ट में ये पहुंचती हैं, और ये कहाँ, अर्थ के सरफेस पे ही ट्रैवल करती हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा स्लो होने की वजह से इनमें पावर भी सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान यही पहुँचाती हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, जो एस वेव्स थी ना वो सबसे पहले पी वेव्स आएंगी, उसके बाद आएंगी एस वेव्स, है ना, और एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, किसके, सिर्फ सॉलिड के थ्रू। ये क्या थी, पी वेव जो थी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से कर रही थी, ये सिर्फ सॉलिड से कर रही हैं। और ये जो थर्ड टाइप की वेव है वो कहाँ पर ट्रैवल करेगी, सिर्फ अर्थ के सरफेस पर ट्रैवल करेंगी, है ना, इसके अलावा वो कहीं भी ट्रैवल नहीं करती हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं वेव से होता है जो थर्ड टाइप की वेव्स हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। और चीज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। देखिए जरा, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आप पहले से पता नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, कब मूवमेंट होने वाला है ना, लेकिन
अगर आपने तैयारियां करके रखी हैं पहले से, तो आप उससे जो होने वाला नुकसान है ना, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अच्छा, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टूडिंग एनिमल। देखिए, वैसे तो कोई मशीन नहीं है जिससे आप अर्थक्वेक को आने से पहले पता कर सकें, आने के बाद पता चल जाता है, आने से पहले आप पता नहीं कर सकते, है ना। तो पर कुछ जो एंशिएंट ट्रिक्स हैं जिनको लोग मानते हैं कि इससे आप अर्थक्वेक के बारे में पता कर सकते हैं, वो क्या क्या हैं? वो ये हैं कि सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स आर एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग स्टूडिंग एनिमल बिहेवियर, है ना। उनका मानना है कि जो एनिमल हैं, जानवर हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप से बिहेव करने लगते हैं अर्थक्वेक आने से 1-2 दिन पहले से। फिश इन पॉन्ड गेट एजिटेटेड, जो तालाब में मछलियाँ होती हैं वो काफ़ी उग्र रूप अपना, वो काफ़ी गदर नहीं बोल सकते हो, है ना, वो उछल कूद ज़्यादा करने लगती हैं ना, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है तालाब में, उसको देख के आप समझ सकते हो। स्नैक्स केम आउट ऑफ द सरफेस, जो सांप हैं वो ज़मीन धरती से बाहर आने लगते हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये अर्थक्वेक आने का संकेत होता है। इनको देख के आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक केस स्टडी दी है, अर्थक्वेक हिट्स भुज। देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है भुज, है ना। वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था 2001 में। देखिए ये 26 जनवरी के दिन ये अर्थक्वेक आया था, है ना। एक बहुत ख़ास दिन होता है अपने लिए, और उस दिन हिट किया, काफ़ी बुरी बात थी। तो ये जो अर्थक्वेक है ना, इंडिया में अब तक आया अर्थक्वेक में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसका जो रिक्टर स्केल पे मीजरिंग हुआ था वो हुआ था 6.9 रिक्टर, है ना, आर। तो देखिए रिक्टर स्केल क्या होता है वो मैं आपको, देखिए अर्थक्वेक को मेज़र करने, जैसे आप दूरी मेज़र करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं, किलोमीटर, मीटर, वजन नापने के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, ऐसे ही सेम चीज़ है कि अगर आपको अर्थक्वेक को मेज़र करना है कि कितना खतरनाक था, है ना, कितना कम खतरनाक था, उसके लिए एक स्केल बनाया है ना, जिसको अपन बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल बोलते हैं, है ना। ये देखिए, अच्छा रिक्टर स्केल तो उसको नापने का है, जैसे कि आप दूरी के केस में आप बोलते हैं कि हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, है ना, पर नापने के लिए जो चीज़ आप बनाते हो वो क्या होता है? इंची टेप होता है, उससे आप नापते हो। ऐसे ही रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिसमें आप इसको नापते हैं ना, कि भैया इतने रिक्टर, 1 रिक्टर, 2 रिक्टर, 3 रिक्टर। पर जिस मशीन से अर्थक्वेक को नापा जाता है उसको बोलते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अर्थक्वेक को नापने के लिए कौन सी मशीन यूज़ होती है? सीस्मोग्राफ यूज़ होता है। और उसको नापने के लिए कौन सा स्केल यूज होता है? तो उसको अपन बोलते हैं रिक्टर स्केल। ध्यान रखना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। सीस्मोग्राफ क्या है? वो इक्विपमेंट है जिससे अर्थक्वेक नापा जाता है, और रिक्टर स्केल क्या है? वो पैमाना है जिस पे नापते हैं। ठीक, तो अब देखिए ज़रा, भुज में जो अर्थक्वेक आया था वो रिक्टर स्केल पे 6.9 था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है ना। 6.9 अगर आर है तो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक, वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। स्केल हिट भुज डाउन ऑन 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी जो कि हमारा रिपब्लिक डे होता है, उस दिन इसने इसको हिट किया था। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का है केस स्टडी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब मैसिव अर्थक्वेक मीजरिंग, फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिखा है 26 जनवरी को हिट किया। सेकंड, स्कूल वॉस्ट इफेक्टिव। देखिए एक स्कूल है ना, वहाँ पे बच्चे थे बहुत सारे और टीचर्स थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। एंड 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के गिरने की वजह से 971 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी और 31 टीचर्स की डेथ हो गई थी। तो ये जो दिन था वो काफ़ी काला माना जाता है। ठीक है, थर्ड है भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइट। देखिए अब कुछ हुआ है तो फिर उसको हमको रिलीफ देना पड़ेगा, है ना। वहाँ पे काम किया गया फटाफट। क्या हुआ? 3 days आफ्टर क्विक कंसर्न रोज अबाउट फूड, ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाइज इज नॉट रीचिंग एवरीवन। 3 दिन के बाद पहले लोगों ने इंतज़ार किया कि अब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अब हमको खाना पीना मिलेगा, क्योंकि सब कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, क्योंकि सारी सुविधाएं वहाँ पे ब्रेक डाउन, सब कुछ बंद हो गया था, है ना। तो फिर लोगों ने आवाज़ उठाई। वैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट ने जो बेस्ट हुआ था ना वो किया था, है ना। गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, पर कंडीशन ही ऐसी थी कि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, तो सुविधाएं पहुँचाने में थोड़ा सा टाइम लगा। 4th पॉइंट लिखा है डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। अब देखिए क्या क्या बर्बाद हुआ। अर्थक्वेक की वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग्स टूटती हैं, फोन लाइंस ब्रेक डाउन हो गई, वाटर की पाइपलाइन टूट गई, पावर स्टेशंस डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। ट्रांसमिशन लाइंस, जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं, वो सब टूट गए। तो इसकी वजह से अब देखिए ना पानी आ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना फ़ोन लग रहा है, सब कुछ बंद है।
तो उस केस में क्या होता है कि आपको फिर जो आप रिलीफ फीचर्स अपनाते हैं ना, जो हेल्प करने के लिए कामकाज होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। फायर इन द सिटी, अब जो कई जगह पे आग लग गई थी, आग लगने का क्या कारण है? 100 ऑफ फायर स्टेशंस और एस चारकोल्स कुकर्स ओवरटर्न। जो फायर स्टेशंस हैं उनमें सब डिस्टर्ब हो गया है ना, सारा फ्यूल में आग लग गई, तो कई जगह पे आग लगने की घटनाएं हुई। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, और वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और वहाँ पे फिर विशेष सुविधा दी गई। 7 है सीएम अपील टू द सेंटर। वो गुजरात के जो सीएम थे उस टाइम पे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि उस टाइम गुजरात के सीएम कौन थे। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को निवेदन किया कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए इस डिज़ास्टर में, हमको फिजिकल हेल्प भी पहुंचाइए और साथ ही साथ हमको पैसे से भी हेल्प कीजिए, जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें और इस लड़ाई से लड़ सकें। ठीक है, तो ये काफ़ी एक डिवास्टिंग इंसिडेंट था इंडियन हिस्ट्री में, जो कि भुज में हुआ था गुजरात में। उसके बाद ऐसा कोई अर्थक्वेक आया नहीं है जिससे इतना नुकसान हुआ हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक अगर आता है तो उस केस में आपको कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, आपको अगर बचना है तो क्या बेस्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेफ स्पॉट क्या हो सकता है आपसे? अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखिए आपको कहाँ जाना चाहिए? जो किचन में जो आपका प्लेटफॉर्म होता है ना खाना बनाने का, उसके नीचे छुप जाइए, या किसी टेबल के नीचे। टेबल के नीचे छुपने से क्या फ़ायदा होता है? अगर बिल्डिंग या कोई आपका कोई पत्थर गिरता है आपके ऊपर, कोई छत का कोई टुकड़ा गिर जाता है, तो उसकी इसमें आप बचे रहेंगे, है ना। टेबल के नीचे आपको एक सेफ स्पॉट होता है ना। डेस्क के नीचे, इनसाइड कॉर्नर ऑफ अ वॉल, किसी जो दो दीवारों के बीच का जो कॉर्नर होता है ना, क्योंकि कॉर्नर से बहुत मजबूत होती हैं दीवारें, पिलर्स होते हैं, वहाँ से ब्रेक नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके बचने के चांसेस रहते हैं। बीच में मत रहिए। स्टे अवे फ्रॉम, किन चीज़ों से दूर रहना है? फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग लगी होती है ना, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। स्टे अवे, है ना, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। फायर प्लेस एरिया अराउंड चिमनीज, विंडो खिड़कियों से दूर रहिए, वहाँ पे काफ़ी वीक होता है स्ट्रक्चर। दैट सेटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम्स, है ना, जो शीशे वगैरह लगे होते हैं, जहाँ पे भी कांच लगा, देखो कांच जहाँ होगा ना, अर्थक्वेक आएगा फटाक से ब्रेक हो जाएगा और आपको लग सकता है। तो ऐसी विंडोज से दूर रहिए जहाँ पे मिरर्स हों या फ्रेम्स हों। बी प्रिपेयर्ड, आपको पहले से तैयार रहना जरूरी है। कैसे? स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। आपको सबसे पहले तो चाउस नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी नहीं मचानी है। अगर ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो आपको उसको शांति से हैंडल करना है, खुद को भी और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी। कोशिश करो घर से बाहर निकल जाओ, खुली जगह में पहुंच जाओ, तो नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका अर्थक्वेक के बारे में जाना। अब आगे क्या लिखा हुआ है चैप्टर में, मेजर लैंड फोर्सेस। तो अभी देखिए, अभी हमने अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ा, जो कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है। अब देखिए, अब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो थे उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो दो चीज़ें होती हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली बोर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। जो अर्थ सरफेस है ना, वो अपने प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह से मूवमेंट करता है। अच्छा, अर्थ सरफेस का ब्रेक डाउन होना दो वजहों से होता है, एक है वेदरिंग प्रोसेस, एक है इरोजन। ठीक है, वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में कोई रॉक है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ना, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, है ना। और इरोजन में क्या हो रहा है? जैसे पानी लग गया, हवा लग गई, हवा और पानी की वजह से जो देखिए किसी भी चीज़ से रेगुलर वाटर या एयर टकराएगी तो वो ब्रेक डाउन होती है। मिट्टी देखिए हवा के साथ उड़ के जाती है ना। वाटर अगर कहीं से तेज़ी से बह रहा है तो वहाँ से मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन इरोजन। ब्रेकिंग अप द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस, इरोजन इज बियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, wind, ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface. अब देखिए जरा, पानी, वाटर, है ना, हवा और जो आइस होती है, ये तीनों ही चीज़ें इरोजन का वर्क करती हैं। देखिए तीन फोर्सेस हैं, एयर, वाटर और विंड। ये तीनों क्या करेंगे? जब फ्लो करते हैं ना, पानी फ्लो करेगा, मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा एक जगह। पहले तो वो उसको जहाँ मिट्टी है उसको वहाँ से निकालेगा, इसको बोलेंगे इरोजन। फिर उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसको किसी एक जगह पे जाके डिपॉजिट करेगा, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। हवा भी यही करती है, मिट्टी को एक जगह से ले जाएगी, इरोजन कहलाएगा। हवा में जब तक वो लेके जा रही है उसको, वो हो जाएगा डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन। और जहाँ पे जाके छोड़ देगी उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन।
सेम टू सेम आइस के साथ भी, आइस जब फ्लो कर रहा है तो अपने साथ मिट्टी को इरोड करेगा, नीचे से खुदो लेगा, है ना, उसको स्क्रैच करेगा, तो वो गया इरोजन, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और जहाँ जाके उसको डिपॉजिट कर रहा है वो हो गया डिपोजिशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ मिट्टी है, पानी आ रहा है, यहाँ से मिट्टी को निकाला, अपने साथ बहा के ले गया और यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर दिया मिट्टी को, तो यहाँ से निकलने का जो प्रोसेस है वो इरोजन, ये इतना प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे जब उसको जमा किया तो वो हो गया डिपोजिशन। तो ये तीनों प्रोसेस जब होते हैं ना, तो इरोजन होता है, एक जगह मान लीजिए ऊंची जगह थी और वहाँ से मिट्टी को निकाला, तो वहाँ क्या होगा, अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर जहाँ पे मान लीजिए एक नीची जगह है, यहाँ पे जमा किया, इधर पे अलग स्ट्रक्चर बनेगा। तो मिट्टी के इरोजन से कुछ अलग चीज़ें बनती हैं और डिपोजिशन से कुछ अलग चीज़ें बनती हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, देयर आर थाउजेंड ऑफ वाटर स्मॉल फॉल्स, चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे। वर्क ऑफ रिवर, एक नदी क्या क्या प्रोसेस करती है, नदी कौन कौन से न्यू लैंडफॉर्म्स बनाती है। देखिए, द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angles over very hard rock or down a steep valley side in form of waterfalls. As the river enters the plain, it twists and turns forming large bands known as meanders. देखिए जरा, वाटरफॉल्स पहले पढ़ते हैं फिर meanders पढ़ेंगे। क्या हो रहा है, एक नदी है, रिवर फ्लो कर रही है ना, यहाँ मान लीजिए हार्ड रॉक है, काफ़ी हार्ड रॉक है, रबर जब यहाँ से फ्लो करती है तो वो रॉक को ब्रेक नहीं कर पा रही है ना, मिट्टी को उसने बहाया। नदी का कोर्स कैसा होता है आपने देखा होगा, ज़्यादातर जगह पे नदी काफ़ी गहराई में बहती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको वो रास्ता मिला, वो रास्ता उसने बनाया है, मिट्टी को अपनी जगह से निकाल के उसने वो रास्ता बनाया है ना। कहीं कहीं क्या होता है, मान लीजिए एक सॉलिड रॉक वाला पार्टिकल है ना, ये पत्थरों के ऊपर से बहती हुई आ रही, पत्थरों को आसानी से इरोड नहीं हो करती, पर उसको भी धीरे धीरे करती रहती हैं। अब यहाँ जो हार्ड रॉक है ना वो ख़त्म हो जाता है और इसके आगे आप देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक देखने को मिलता है। अब रिवर आ रही है हार्ड रॉक से चलते हुए और यहाँ पे हार्ड रॉक ख़त्म हो गया, ये हार्ड रॉक में चलती हुई आ रही है, यहाँ पे हार्ड रॉक ख़त्म हो गया, यहाँ से कैसा रॉक है, सॉफ्ट रॉक है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से बनाता हूँ डायग्राम। ये रिवर फ्लो हो रही है हार्ड रॉक में, अब यहाँ से कैसा रॉक चल रहा है, सॉफ्ट रॉक आ रहा है। तो एक बात बताइए, इधर पे इरोजन होगा नहीं, और यहाँ पे जैसे ही रिवर यहाँ से आएगी तो इस सॉफ्ट रॉक को वो अपनी प्लेस से हटा देगी और इरोजन करने लगेगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एकदम से इरोजन होते 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 टाइम के साथ गहरा गड्ढा बन जाए, इस पूरे को वो इरोड कर देगी। तो पानी ऊपर से क्या करता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो इसकी वजह से क्या बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। क्या हो रहा है, हार्ड रॉक में रिवर चल रही थी, यहाँ से सॉफ्ट रॉक शुरू हुआ, उसको इरोज कर दिया, पानी धीरे धीरे टाइम के साथ ही और गहरा होता जाए, इसकी गहराई बढ़ती जाती है, तो इस तरह से वाटरफॉल्स का निर्माण होता है, वाटरफॉल्स बनते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है वाटरफॉल्स के बारे में, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में हज़ारों छोटे छोटे स्मॉल वाटरफॉल्स हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल्स है ना वो है एंजल फॉल। कौन सा है, एंजल फॉल, आपको याद रखना है। वेनेजुएला नाम का एक छोटा सा देश है, वहाँ पे एंजल फॉल है, वो 1100 मीटर, अराउंड 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हाइट से वो नीचे इसमें पानी गिरता है। इन साउथ अमेरिका द अदर वाटरफॉल्स ऑफ नियाग्रा, एक नियाग्रा वाटरफॉल है जो साउथ अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है ना, बहुत बड़ा ये नियाग्रा वाटरफॉल होता है, सर्दियों में जम भी जाता है, इसका फोटो आता है न्यूज़पेपर में, कुछ ऐसा सा शेप है इसका, ये बहुत चौड़ा है ना। तो इसके अलावा कुछ और वाटरफॉल्स हैं, जैसे लोकेटेड नियाग्रा वाटरफॉल्स कहाँ है, यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पे है। विक्टोरिया फॉल्स है एक, जो कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर पर है, अफ्रीका में, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, हमारे आसपास आपने देखा होगा भेड़ाघाट वाटरफॉल्स, है ना, कई हैं। चलिए, वाटरफॉल्स के बाद एक और स्ट्रक्चर देखिए जो नदियाँ बनाती हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, है ना, नदी को अगर आप देखेंगे तो नदी कभी ऐसा सीधा नहीं चलती है। नदी कैसे चलती है, नदी का जो रास्ता होता है ऐसा जिगजैग रास्ता होता है ना। इसका कारण क्या है, क्या है, अर्थ का जो सरफेस है ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है और पानी बह रहा है ना, थोड़ा सा अप एंड डाउन है ना, थोड़ा सा कहीं मान लीजिए पानी एक ऊंची जगह से हमेशा नीची जगह की तरफ जाता है। मान लीजिए पानी ऐसा बह रहा है, अब इधर पे ज़्यादा हाइट है, इधर पे कम हाइट है, तो पानी ऐसा फ्लो करेगा। फिर हाइट इधर पे ज़्यादा हो गई, इधर पे कम है, तो पानी ऐसा फ्लो करना है। इसी पानी नदी कभी सीधी नहीं बहती। तो ये जो जिगजैग रास्ता होता है ना नदी का, इसको अपन बोलते हैं मिएंडर्स। क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। क्या लिखा हुआ है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिएंडर्स ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meanders. The end of the meander top came closer and closer
in due course of time the meander top cuts off from the river and form a cut off lake also called oxbow lake। देखिए जरा क्या होता है, ये meander फ्लो करता है, ये कभी शुरुआत में नदी ऐसे ऐसे बनाएगी, फिर टाइम के साथ क्या होता है, ये जो बैंड से बढ़ते जाते हैं, है ना, टाइम के साथ ये बैंड से बढ़ते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से पानी ऐसा सीधा ही बहने लगता है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, ध्यान दीजिए, यही हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नदी ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, और ये पानी यहाँ पे अगर फोर्स लगेगा तो कई बार ये धीरे धीरे टाइम के साथ ऐसा सीधा आना, पानी ऐसे घूम के क्यों आएगा, है ना, यहाँ से पानी जब इसमें टकराएगा, देखिए वाटर यहाँ पे ज़्यादा यहाँ से सीधा आता है, यहाँ टकराता है, तो पानी सीधा आने लगता है टाइम के साथ, है ना, और ये इतना जो स्ट्रक्चर है ना वो कट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इस टाइप की लेक बन जाती है, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक, तो ऑक्सबो लेक क्या है, मिएंडर्स में इरोजन और डिपोजिशन की वजह से एक लेक बन रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये डिपोजिशन कैसे हो रहा है, एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए, पानी बह रहा है, एक बात बताइए, पानी ऐसा आ रहा है, यहाँ टकराएगा, तो जो मटेरियल अपने साथ ला रहा है उसको यहाँ डिपॉजिट करता जा रहा है, फिर यहाँ से टकरा के पानी इधर गया, फिर इधर पे डिपोजिशन कर रहा है ना, तो ऐसे चलता जा, अब यहाँ पे डिपोजिशन करता है, फिर पानी इधर टकराता है, तो इधर से वो इरोजन करता है, तो इरोजन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो सीधे जाने लगेगा, सीधे जाने लगेगा, तो जब रास्ता ऐसा बना लिया तो ये जो इतना प्लेस है वो अलग हो गया, और ये आपको लेक के फॉर्म में दिखेगा, और चूँकि ये ऑक्सबो की तरह होती है, गाय ऑक्स का जो खुर होता है नीचे का ऐसा होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो मिएंडर्स बन रहे हैं, ऑक्सबो लेक बन रही हैं, है ना। इसके अलावा और क्या क्या है, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, देखिए नदियाँ जब माउंटेन से आती हैं तो माउंटेन से वो बहुत स्पीड से फ्लो करती हैं, और जब इस स्पीड की वजह से अपने साथ माउंटेन से बहुत सारा जो फाइन पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, उनको लेके आती हैं। अब पानी तेज़ बहता है माउंटेन्स में, देखिए काफ़ी ऊंचाई होती है, पानी स्पीड से फ्लो करता है, तो वो अपने साथ मिट्टी बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं, पर जैसे ही रिवर जो है वो माउंटेन से नीचे उतरेगी, तो नीचे उतरेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जब स्पीड स्लो होती है तो वो अपने साथ जितना भी मटेरियल लेके आती है फिर उसको कैरी नहीं कर पाती, स्लो स्पीड में क्या होगा, वो मटेरियल किसी एक जगह पे उनको डिपॉजिट करना पड़ता है। अच्छा, स्पीड स्लो कब होती है, माउंटेन से जैसे ही रिवर आती हैं तो नीचे प्लेन्स मैदान होते हैं, तो मैदानों में ये जो ऊपर से मटेरियल लेके आ रही है ना, इनको क्या करेंगे, डिपॉजिट करती हैं। तो ये जो मिट्टी होती है जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, कहाँ पे, प्लेन्स में। माउंटेन से रिवर उतरी, प्लेन्स में आई, ऊपर से जो मिट्टी लेके आई है यहाँ पे वो डिपॉजिट करती जाएगी, और इन एरियाज़ को बोलेंगे फ्लड प्लेन्स, और यहाँ पे जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ये पूरे फ्लड प्लेन्स भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, है ना। एक चीज़ और है, लेबी। लेबीज क्या है, मान लीजिए एक रिवर है ना, फ्लो कर रही है, अब बाढ़ आती है ना, फ्लड आती है, तो फ्लड के टाइम पे क्या है कि रिवर, ये जो उसका एरिया है, बैंक है, इसको छोड़ के उसका पानी यहाँ तक फ्लो कर गया, है ना, यहाँ तक फ्लो कर गया। अब रिवर जब आ रही थी तो अपने साथ हमेशा मिट्टी लेके आती है, तो बहुत सारी मिट्टी उसने यहाँ भी जमा की, इधर भी जमा की, ये रिवर के किनारों पे उसने बहुत सारा मिट्टी जमा कर देती है। तो जब बाढ़ उतरेगी तो ये पानी तो चला जाएगा, पर ये जो मिट्टी है ना रिवर बैंक्स पे, वो यहाँ जमी रह जाती है ना। तो क्या है, ये रिवर बैंक था, तो यहाँ पे थोड़े से ऊंची ऊंची मिट्टी के टीले टाइप के बन जाते हैं, आपने देखा होगा नदी के किनारे ऊंचे नीचे टीले होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं लेबीज। क्या बोलते हैं, लेबीज। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या क्या आपने देखा। फ्लड प्लेन मैदान होते हैं जिसमें मिट्टी जमा होती है नदियों की, है ना। मेंडर्स देख लिए, ऑक्सबो लेक देख लिए, वाटरफॉल्स देखा, और साथ ही साथ लेबीज भी देखी हैं। ठीक, एक चीज़ और है जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा। क्या होता है, एक रिवर फ्लो कर रही है, माउंटेन से आई, बहुत स्पीड से आती है, अच्छा अपने साथ वो बहुत सारी मिट्टी लेके जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए जब रिवर फ्लो करती है तो हर जगह से अपने साथ कुछ ना कुछ इरोजन करके मिट्टी लेके जाती है। ये इतनी गहरी गहरी नदी घाटियाँ बनी है, कैसे बनी है, इसी मिट्टी को निकाल के। अब जब मिट्टी ओशियन के आसपास पहुंचने को होती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है ना। अब जब नदी की स्पीड स्लो होगी ना, उसका पानी फैलने लगेगा। आप पानी को एक स्ट्रीम के फॉर्म में एक ग्लास से पानी डालिए, जब आप पानी को तेज़ी से डालेंगे ना, पानी सीधा फ्लो करेगा, पर आप एक बहुत प्लेन जगह पे उस पानी को डाल दीजिए, वो पानी पूरे में चारों तरफ फैल जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे समुद्र के पास रिवर पहुँचती है वो बहुत स्लो हो जाती है। अब स्लो हो गई तो ये क्या हो जाएगी, बट जाएगी, एक धार इधर चली गई, एक उसकी धारा इधर चली जाएगी, एक स्ट्रीम इधर चली जाएगी। तो क्या होता है इन स्ट्रीम के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पे
भी हमेशा पानी जमा रहता है बहुत सारा, तो अब मिट्टी भी है पानी भी है तो क्या बन जाएगा, एक दलदल टाइप का कीचड़ वाला एरिया बन जाता है। इस एरिया को बोलते हैं डेल्टा। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे दिया है, यहाँ से ये रिवर आ रही है ना, देखिए रिवर आई, जैसे ये ओशियन में मिलने से पहले क्या होती है, ब्रेक डाउन हो गई, ये गया एक हिस्सा, एक गया ये गए, इनके बीच में ये जो जगह है ना, ये जो जगह है यहाँ पे मिट्टी जमा होती है, क्योंकि जो मटेरियल लेके आती है अपने साथ वो सारा भी इधर डिपॉजिट करना है उसको। अब यहाँ से समुद्र का खारा पानी भी मिलता है, यहाँ से नदी का मीठा पानी भी मिलता है, और दोनों टाइप के वाटर यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये समुद्र का खारा पानी आता है, जहाँ से नदी का मीठा पानी आ रहा है, और ये जो रीजन होता है ना, जहाँ पे मिट्टी भी है पानी भी है और खारा और मीठा दोनों पानी है, इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं डेल्टा रीजन। क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो डेल्टा कहाँ बनता है, डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ रिवर एक नदी में समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उनके बीच में बहुत सारा स्पेस भी होता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन को अपन बोलते हैं डेल्टा। दुनिया में सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना वो इंडिया में है ना। अगर आपने नाम सुना हो तो सुंदरबन डेल्टा उसको बोलते हैं, वो आधा इंडिया में आता है आधा बांग्लादेश में आता है। कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके इस डेल्टा का निर्माण करती हैं, है ना। एक मूवी है सुंदरबन के नाम से, आप उसको देखेंगे, उसमें टाइगर्स के बारे में दिया गया है, तो आपको सुंदरबन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है वर्क ऑफ सी वेव्स। अब देखिए नदी अपने तरीके से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बना रही है, और भी बहुत सारे हैं जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। जानना चाहते हैं तो 9th क्लास की वीडियोस हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सी वेव्स समुद्र की जो लहरें हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। देखिए समुद्र की लहरें आपने देखा होगा कई जगह पे तो क्या होता है, जो ओशियनिक फ्लोर होता है दो टाइप का होता है, एक तो बीचेस रहेंगे, बीचेस क्या है, काफ़ी खुला एक मैदानी एरिया होता है समुद्र के किनारे और वहाँ पे बहुत सारी सैंड होती है, रेत होती है। पर एक दूसरा एरिया कौन सा होता है, जहाँ कोई पहाड़ है या कुछ भी है, पत्थर कंकड़ पत्थर वाला। तो जो सी वेव्स है ना वो रेगुलरली सी शोर से टकराती हैं, किनारे से टकराती हैं। अब जब किनारे से जब सी वेव्स टकराती हैं तो उससे कुछ ना कुछ नया लैंडफॉर्म बनता है, वहाँ का जो कंकड़ पत्थर है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, और फिर वो लहरें उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं और दूसरी जगह पे डिपॉजिट करती हैं, तो लैंडफॉर्म बनते रहते हैं। अभी हमारी बुक में जो लैंडफॉर्म दिए हैं सी वेव्स की वजह से वो क्या हैं, वो सी आर्क, सी केप दिए हैं और स्टैक दिए हैं। चलिए क्या क्या होते हैं देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, द एरोजन एंड डिप्लेशन ऑफ सी वेव्स gives rise to coastal landform. Sea waves continuously strike at the rock, cracks develop over time, they become larger and wider, thus hollow like capes are formed on the rock, they are called sea capes. As these capes become bigger and bigger, only the roof of the capes remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only blocks are left. These ball like features are called stacks. Sea water is called sea cliff. The sea waves deposited sediment along the shores forming beaches. देखिए ज़रा क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये एक, हाँ ये यहाँ पे कोई एक माउंटेन या कोई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा है, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अब यहाँ पे क्या है कि जो सी वेव्स हैं रेगुलरली इससे टकरा रही हैं, तो टाइम के साथ क्या कर रहे हैं वो धीरे धीरे यहाँ से जो स्टोन पार्टिकल्स है ना उनको निकालते जा रहे हैं। ठीक है, वो रेगुलर टकरा रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से रेगुलर स्टोन पार्टिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, एरोड हो रहा है और यहाँ से निकलते जाते हैं। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ऐसा चलता रहता है तो यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है बहुत गहरा, और ये काफ़ी अंदर तक चला जाता है, तो एक पूरा अंदर एक केव की तरह, गुफा की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सी केव्स, है ना। मैं आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मेरे पास होगी तो। नहीं, आप गूगल पे करके देख लीजिएगा। सी केव में क्या होगा, जैसे ज़मीन पे गुफाएं होती हैं ना, वैसे ही समुद्र में भी गुफाएं बन जाती हैं। और किस वजह से बन रही हैं, ये वाटर की वजह से ही वो बन रही हैं। कैसे, पानी टकरा रहा है, टाइम के साथ ये गहरा होता जाएगा, अंदर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऊपर छत बचा रहता है बस। क्यों, क्योंकि पानी ऊपर नहीं जाता ना, तो सी केव हो गया। अच्छा, कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये जो स्टोन, ये तो बड़ा स्टोन था, तो अंदर से जाते जाते वो केव बना ली उसने। अब ये केव कई बार इतना बड़ा हो गया, मान लीजिए यहाँ से पानी इतना ज़्यादा इरोजन हुआ कि यहाँ से इरोजन हो के इस पत्थर, ये जो पत्थर का जो टुकड़ा है ना, इसमें छेद हो गया और इस साइड से उस साइड आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस पत्थर में क्या हो रहा है, आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को, देखिए आप यहाँ से सीधे उस साइड जा सकते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे इसको, आर्क बोलेंगे, है ना। आर्क क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर ना जिसमें इस साइड से उस साइड निकल के जा सकें, ये हो गया आर्क। और वहीं केव कहाँ बनती है, जब ये पत्थर काफ़ी बड़ा है
इसको आसानी से एक साइड से दूसरे साइड ना जाया जा सके, तो उसके अंदर गुफा केव बन जाती है। और एक और स्ट्रक्चर है जिसको बोला है स्टैक। ये देखिए, ये इस टाइप का जो पत्थर है इसको बोला उन्होंने स्टैक, है ना। तो सी वेब्स की वजह से इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। क्लिप्स क्या होती हैं? क्लिप्स में क्या है, मान लीजिए समुद्र का किनारा है ना, एक किनारा है, वहाँ पे एक पहाड़ी एरिया है ना, किनारा है, वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है ना। तो इस माउंटेनियस रीजन्स में क्या है कि जो सी वेव्स टकरा टकरा के कुछ कट्स लगा देती हैं, तो इनको अपन बोलते हैं क्लिप्स। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपने ये तो देख लिया कि जो सी वेव्स हैं वो टकरा रही हैं और यहाँ से इरोजन हो रहा है। तो इरोजन हो रहा है तो ये जो स्टोन पार्टिकल्स हैं यहाँ से निकलेंगे तो वो कहीं तो जाएंगे ना। तो यहाँ से जो सी वेव्स हैं उनको लेके चली जाती हैं उन एरियाज़ में, समुद्र के उन किनारों पे जहाँ पे मैदानी एरिया होता है, और वहाँ पे जाके उन सैंड पार्टिकल्स को, देखिए सैंड क्या है, स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हैं, उनको यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देती हैं। तो उस मैदान वाले एरिया में बहुत सारी सैंड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बीच। तो बीच कैसे फॉर्म हो रहा है, एक जगह से इरोजन कर रहे हैं तो वहाँ एक लैंड फॉर्म बन रहा है ना, ये इरोजन किया तो यहाँ नया स्ट्रक्चर बना, यहाँ से इरोजन करके उस सैंड को वहाँ पे जाके उन्होंने डाल दिया, तो वहाँ पे क्या बन गया, बीचेस बन गए। ठीक, नेक्स्ट टाइप का जो है आइस के बारे में हमको पढ़ना है कि आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, वो किस टाइप से इरोजन या डिपोजिशन करता है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाता है। देखिए, ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ की जो बहुत बड़ी नदियाँ होती हैं ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये बर्फ़ है बहुत सारा, ऐसा नहीं है बर्फ़ मूवमेंट करता है ना, ऐसा ना लगे आपको कि बर्फ़ मूवमेंट नहीं करता, ये जमा हुआ है लेकिन ये धीरे धीरे हिलता डुलता है। तो बर्फ़ की बहुत बड़ी जो रिवर्स होती है ना, उसको अपन बोलते हैं ग्लेशियर। Glaciers are river of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the soil rock below. Glaciers creep out deep hollows. There are the ice melts. They get filled up with water and become beautiful lakes. In the mountains, the material carried by glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. These depositions form glacier moraines. देखिए जरा क्या होता है, जैसे पानी जब बहता है तो नीचे से ज़मीन को स्क्रैच करते हुए जाता है, मिट्टी को निकालता है, तो ऐसे ग्लेशियर में भी क्या है, जब आइस आइस जब मूव कर रहा है नीचे ना, तो वो क्या कर रहा है, नीचे से मिट्टी को खरोचता जाता है ना, नीचे से मिट्टी को निकालेगा। अच्छा, जब ये मिट्टी को निकालेगा तो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये जो ग्लेशियर था उसने मिट्टी को इरोजन किया हो, देखिए यहाँ पे ये जमा कर दिया, ये बीच में एक लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट की है, कई बार ये साइड में डिपॉजिट करेगा, हाँ लास्ट में ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स पे भी डिपॉजिट करता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इनको बोलते हैं मोरेन्स। मोरेन्स क्या है, आप मेरा एक 9th क्लास का वीडियो है जिसमें मोरेन अगर आपको जाना है तो उसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। तो मोरेन्स क्या हो रहा है कि आइस की जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, अपने साथ नीचे से इरोजन कर रही है, मिट्टी निकाल रही है और उसको ऐसे साइड में जमा कर देती है ना, तो उनको बोलते हैं मोरेन्स, है ना। 9th का वीडियो आप देखिएगा, बहुत डिटेल में इसमें मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूँ। तो इनको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ठीक, वर्क ऑफ विंड, हवाएं क्या करती हैं, क्या हवा मिट्टी को निकाल सकती हैं? देखिए बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तेज़ हवा होती है, तो तेज़ हवा में कितनी सारी धूल उड़ती है, वो धूल क्या है, मिट्टी है, मिट्टी ही तो है। धूल क्या होती है, मिट्टी के जो बारीक कण होते हैं वही धूल होती है ना, रस्ट होती है। तो हवा जब तेज़ स्पीड से बहती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा के ले जाती है, उड़ा के ले जाती है एक प्लेस से दूसरी जगह पे। तो जहाँ से वो मिट्टी को निकालेगी वहाँ इरोजन होगा और जहाँ पे डिपॉजिट करेगी वहाँ डिपोजिशन होगा। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? अच्छा, सबसे ज़्यादा ये काम कहाँ होगा, डेजर्ट में होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एरियाज में तो मिट्टी सॉलिड फॉर्म में होती है, बाकायदा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तब थोड़ी बहुत मिट्टी इधर से उधर जाएगी, लेकिन डेजर्ट में क्या है, सैंड है। अगर आप डेजर्ट में जाएंगे, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ये ढेर होते हैं ना रेत के, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, है ना। तो an active agent of erosion and deposition of desert is wind. In desert you can see rocks in the shape of a mushroom commonly called mushroom rocks. देखिए जरा डेजर्ट में क्या है कि हवाएं बहुत, डेजर्ट में ही क्यों विंड इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि डेजर्ट में हवाएं बहुत स्पीड से चलती हैं। यहाँ क्यों नहीं चलती हैं, यहाँ क्योंकि इसलिए क्योंकि हवाएं जब बहती हैं उनके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, कभी पेड़ आ गए, कोई बिल्डिंग आ गया, कुछ आ गया, तो हवाओं की स्पीड पर काफ़ी असर पड़ता है। पर डेजर्ट में क्या है, हवाएं बिल्कुल, वहाँ डेजर्ट में कोई पेड़ वेड़ नहीं होते, कुछ रोकने वाला नहीं होता, हवाएं बहुत स्पीड से फ्लो करती हैं। तो हवाओं के रास्ते में जो भी पार्टिकल आता है उस पर बहुत तेज़ हवाएं वो फील करता है और उसकी वजह से क्या होता है, उनमें इरोजन होता है। मान लीजिए कोई एक स्टोन है,
हाँ, ये एक स्टोन ब्लॉक था, है ना, तो इससे हवाएं रेगुलर टकरा रही हैं, तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हवाएं इसमें टकराएंगी ना, वहाँ से इसमें इरोजन चालू हो जाएगा, है ना। तो ये रॉक ना ऐसा कुछ शक्ल ले लेगा, ये ऐसी कोई शक्ल ले लेगा रॉक, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। एक पत्थर का टुकड़ा था जो ऐसा था, है ना, विंड रेगुलर टकराएंगे इस प्लेस पे, तो टाइम के साथ क्या होगा, ये रॉक ऐसी शक्ल ले लेगा। यहाँ से तो ठीक है, ये यहाँ से वो पतला हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इरोजन हो रहा है ना, हवाएं टकरा रही हैं। तो इस टाइप के अगर रॉक्स होते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मशरूम शेप्ड रॉक्स, है ना। आप गूगल कीजिए, आपको इमेज में आसानी से मशरूम शेप्ड रॉक दिख जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि क्या होते हैं। उसका भी मैं वीडियो लिंक में दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया है 9th क्लास में, वो आप देख लीजिएगा, है ना। ओके, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं और लॉस क्या होते हैं। देखिए, सैंड ड्यून्स का मतलब है कि जहाँ पर रेत के जो बड़े बड़े ढेर हैं ना, उनको अपन बोलते हैं सैंड ड्यून्स। तो ये सैंड ड्यून्स ना चेंज होते रहते हैं। आप डेजर्ट में जाओगे, आज रेत यहाँ है, हवा आई, इस रेत को यहाँ से अपने साथ लेके ही फ्लाई करके और दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर दिया, ये सैंड ड्यून यहाँ से हट के दूसरी जगह बन जाएगा। तो एयर की वजह से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और ये सैंड को एक जगह से दूसरी जगह वो लेके जा रही हैं, और उसकी वजह से आपको सैंड ड्यून्स का जो प्लेस है ना, वो आपको टाइम पे, इस साल जाएंगे कहीं और आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो सैंड ड्यून्स पूरा खत्म हो गया और दूसरी जगह पे जहाँ पे नहीं था वहाँ पे बन जाएगा। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे दूँगा, ठीक है, जो कि आपको नोट डाउन करनी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।